हेलो स्टूडेंट्स। संपूर्ण बिहार सार का ये तीसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम आपको आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित जो प्रण थे उसका ये पार्ट 2 दिखा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जा कर के अगर आपने देखा ना हो तो करंट अफेयर और इसके पहले के 2 वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक, आप शुरुआत से देखिएगा तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित, यह पार्ट 2 जो है 2020 से 25 को लागू करने के लिए स्वीकृत राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने और कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल ने से मिल गई है। इसकी चर्चा नीचे की गई। देखिए पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। टैगलाइन है, युवा शक्ति जब विकसित होगी तो बिहार विकसित होगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होगा। ठीक है, हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए करेंगे और स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग उद्यमिता विकास अनुदान ये स्थापित होगा। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक सेंटरों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईटी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू होगी। दूसरा कदम है, युवा शक्ति के बाद अगर महिला शक्ति होगी, सशक्त महिला होगी और वो महिला सक्षम महिला होगी। अच्छा, सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप उनके भागीदारी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आरक्षण प्रतिशत है उसके अनुरूप उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार महिलाओं को ग्रांट भी दे रही है और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा और अधिकतम 5 लाख का ब्याज मुक्त ये ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। 12वीं पास अविवाहित महिला को मिलेंगे 25,000 रुपये। अगर स्नातक कर लेती है महिला तो उसको मिलेगा 50,000 रुपये। ठीक, तो ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में उठाया गया कदम है। हर खेत पर सिंचाई का पानी, ये टैगलाइन है, इसकी व्यवस्था की है। हर खेत पर सिंचाई पहुंचेगी, हर खेत पर पानी पहुंचेगा। ठीक है, स्वच्छ गांव होगा और गांव समृद्ध होगा। सभी गांवों में सोलर लगेगा, स्ट्रीट लाइट लगेंगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन होगा। मत्स्य एवं पशु संसाधन का विकास होगा। पूर्व की निश्चित योजनाओं का अनुरक्षण होगा, उस पर ऑब्जर्वेशन होगा कितना कार्यान्वयन हुआ। स्वच्छ शहर होगा और विकसित शहर होगा। ठोस एवं तरल अपशिष्टन होगा। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल होगा। ठीक है, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास होंगे। संपर्क की सुलभता रहे इसके लिए क्या होगा, नई सड़कों का निर्माण होगा और बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा होगी। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं होंगी। गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विकास होगा और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। पूछा जा सकता है बाल हृदय योजना कहाँ लागू हुई, ये बिहार में लागू हुई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं व्यवस्थाओं को, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। ऑपरेशन कोबरा शुरू हुआ किस लिए, माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ किस लिए, प्रहार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए गिरफ्तारी के लिए चलाया गया अभियान है प्रहार। ऑपरेशन टास्क फोर्स किस लिए, नक्सलियों को के उन्मूलन के लिए। ऑपरेशन उजाला किस लिए, मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर राजबाला वर्मा द्वारा, ठीक, राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस लिए कि पश्चिम चंपारण में जो फैली दस्यु समस्या है उसको समाप्त करना और साथ ही नक्सलियों की समस्या को समाप्त करना। ऑपरेशन जगुआर किस लिए, अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन धनवंतरी किस लिए, नकली एवं अवैध औषधियों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन धनवंतरी। मानसून किस लिए चला गया ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध कटान को रोकने के लिए, अवैध शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, अवैध जो शिकार होते हैं संरक्षित क्षेत्रों में उसको रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून।
ऑपरेशन चाणक्य देखिए किस लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में हो रही जो मिलावट है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चाणक्य है, मिलावट के लिए चाणक्य है। फ्लड किस लिए है, ऑपरेशन फ्लड बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन टोडरमल राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने के लिए, टोडरमल ने भूमि सुधार किए थे, ठीक है, तो इसलिए अकबर के दरबार में। ऑपरेशन फ्लड और टोडरमल तो याद हो जाएगा। ऑपरेशन रोजगार किस लिए, बेरोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी को समस्या को समाधान के लिए ये ऑपरेशन रोजगार बनेगा। और ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया जा रहा है किस लिए, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग। इसी तरह ऑपरेशन देखिए सिद्धार्थ किस लिए है, ये सिद्धार्थ है माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान है ये। ऑपरेशन दशक किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो दुर्बल वर्ग है उसकी दशा सुधारने और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये ऑपरेशन दशक चलाया जा रहा है। ऑपरेशन चारा किस लिए, सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच के दोषियों को गिरफ्तारी करने के लिए बनाया जा रहा है। और ऑपरेशन मुदगल चलाया जा रहा है किस लिए, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 से शुरू की गई थी। इसको फिर से शुरू किया गया ऑपरेशन मुदगल, वनों में पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध चलाया गया अभियान। तो विद्यार्थियों आप इसको नोट कर सकते हैं। कोबरा प्रहार, टास्क फोर्स उजाला, ऑपरेशन पैंथर, जगुआर, ठीक है, धनवंतरी मानसून, चाणक्य, फ्लड, टोडरमल, रोजगार कॉम्बिंग, सिद्धार्थ, दशक चारा और ऑपरेशन मुदगल। देखिए पीसीएस में बिहार जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और तो हम इसको देखेंगे, कवर करेंगे यूपीपी के लिए, आपकी बिहार पुलिस के लिए। चलिए देखते हैं सेंसस से संबंधित आंकड़े। क्या है कि कुल जनसंख्या कितनी है बिहार की, 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या दी हुई है आपकी, ठीक है, 10,40,99,452। पुरुषों की संख्या दी हुई है 52% पुरुषों की भागीदारी है। और महिलाओं की कितनी है, महिलाओं की 47.86 है, ठीक है, 52% है हमारे बिहार में पुरुष, और महिलाओं की संख्या है आपकी 47.86%, ठीक है, 52 + 47। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में कितने स्थान पे, बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक, जनसंख्या के मामले में। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60 निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। न्यूनतम जनसंख्या है जिला शेखपुरा की, ठीक, आप देख सकते हैं आंकड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया है, ठीक। न्यूनतम कहाँ है, शेखपुरा में है, फिर शिवहरी में है, अरवल में है, लखीसराय और जहानाबाद। बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो 88.71% जो है आपकी जनसंख्या आपकी ग्रामीण है। पुरुष जनसंख्या जिसमें दी हुई है, महिला दी हुई है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखिए दिए हुए हैं आपका, पूर्वी चंपारण है नंबर 1 पे, सबसे कम है शेखपुरा की, इसी प्रकार क्रम दिया हुआ है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया, ठीक है। इसी तरह से शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर है, अरवल, लखीसराय और मुंगेर। चलिए और क्या है, शहरी जनसंख्या को देख लेते हैं हम। शहरी जनसंख्या है आपकी 11.29%, 88% है ग्रामीण, शहरी 11.29 है। पुरुष जनसंख्या दी हुई है, देखिए महिला जनसंख्या, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है, ठीक। सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, शिवहर की है। शिवहर शहरों में सबसे कम जनसंख्या शिवहर की है, सर्वाधिक पटना में।
विद्यार्थियों कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि कैसा हमारा प्रयास आपको लग रहा है। ठीक, 10 की वृद्धि देखेंगे। 10 की वृद्धि है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 25.42। इम्पॉर्टेंट है आंकड़े, चूँकि कोरोना के कारण 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के प्रश्न ही आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि रही थी 25.42। राष्ट्रीय औसत कितना है? 17.7। ठीक है, करीब 7.7% या अधिक है। तो देखा जाए तो अगर तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है 2011 से 21 के मध्य, जो ऋणात्मक वृद्धि हो गई थी इसमें। ठीक है, जो जो एक अनुमान है 2000 एग्जैक्ट डाटा है, अनुमान नहीं, सॉरी, 1911 से 1921 के मध्य में। ठीक है, 1921 के में मध्य ये आपकी जनसंख्या माइनस में रही थी। ठीक है, किस वर्ष पूछा जा सकता है, किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि हुई थी? तो 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि रही है। अच्छा, देख लें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 31.12% वृद्धि दर दर्ज किए गए हैं मधेपुरा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि रही है। सबसे कम कहाँ रही है? गोपालगंज में देखिए 19.02 वृद्धि दर रही है। ठीक है, सर्वाधिक जो रही है मधेपुरा में, बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। गोपालगंज में जो है सबसे कम वृद्धि दर रही है। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका जनगणना 2011 का आंकड़ा तो 2011 का ही आएगा। जन घनत्व कितना है? 1106, 1106। इसका बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक, ये अधिक हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। ठीक है, शिवहर सबसे शीर्ष पर है आपका जनघनत्व के मामले में, मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसका आंकड़ा है। तो शिवहर में सबसे ज़्यादा रहते हैं 1880 और कैमूर में रहते हैं 488। तो सबसे कम कौन सा है? कैमूर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो कैमूर सबसे कम है, शिवहर सबसे अधिक है। बाकी क्रम दिए हुए हैं। बाकी लिंगानुपात देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। ठीक है, 918। राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है देश का क्या है? 943 है। इससे ये 25 कम है। ठीक, लिंगानुपात का अर्थ तो मालूम ही होगा आपको। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात है, मतलब 918 है। 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। ठीक, ये सब आप ऐसे समझिए, 1000 पुरुष हैं तो उसमें 918 महिलाएं हैं। पुरुष 1000, महिलाएं 918। अच्छा, देश में क्या है? देश में 943 महिलाएं हैं 1000 पे, और नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाएं क्या? 1021 गोपालगंज में हैं। ठीक है, पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं इसमें 1021 हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है। सबसे कम कहाँ है? देखो 876। 1000 पुरुष हैं तो जिला मुंगेर में 876 महिलाएं हैं। चलिए, इसी तरह लोग गोपालगंज सबसे ज़्यादा है, मुंगेर सबसे कम है। देख लीजिए, साक्षरता दर देखते हैं। एजुकेशन क्या क्या स्थिति है? 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है। 61 लगभग 62% है। 62% साक्षरता है। अच्छा, पुरुषों की कितनी है? 71% है। महिलाओं की कितनी है? 51। महिलाओं की कम है। ठीक है, 2011 का आंकड़ा है ये, तो अब तो बड़ी हो गई है, अब तो स्थिति बेहतर है। तो 51.5, लेकिन आंकड़ों के इस पे चलेंगे आप। 51.5 2011 का आंकड़ा है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो ये देखिए आपकी रोहतास में है, 73% है। सबसे कम कहाँ? पूर्णिया में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता रोहतास में कितनी है? 82.88 है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में कितनी है? 56.06 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है। रोहतास में 62%, 63% आप कह सकते हैं महिलाएं साक्षर हैं।
और सहरसा में सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष और महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। अगर नेशनल की बात की जाए राष्ट्रीय पे, तो कम सबसे कम तो नहीं कह सकते, लेकिन निचले पायदान पर, सबसे कम नहीं, काफ़ी पिछड़ा है, ठीक है, शिक्षा के मामले में। लेकिन इधर 2021 तक की अभी जनगणना तो हुई नहीं है, ठीक, तो इसमें सुधार हुआ है। बिहार की महिला साक्षरता 2021 में कितनी है? 2001 में 33.57% थी, ठीक। अब चूंकि ये अनुमानित आंकड़ा है 33.57%, ठीक, जनगणना तो अभी ऑफिशियली हुई नहीं है। तो महिला साक्षरता दर जो कितनी है? 33.57, बड़ी है। अब इसी तरह आप देख लीजिए सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, बताया आपको, रोहतास में है। सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में है। शिशु जनसंख्या देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शिशु जनसंख्या आपकी दी हुई है, बालकों की संख्या दी हुई है, बालिकाओं की है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा शिशु हैं, और न्यूनतम कहाँ? शेखपुरा में सबसे कम है। बाकी नोट कर सकते हैं आप। चलिए नज़र मार लेते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर। 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखेंगे, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। बिहार की जो सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 के 3.2 की तुलना में 2021-22 में 10.98 यानी 11 की वृद्धि हुई है, यानी 11% की लगभग वृद्धि हुई है, ठीक। जो वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय आय वृद्धि दर जो 8.68 से 2.30 अधिक है, अच्छी बात है। जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई है, कितने परसेंट हुई है? 11% हुई है, ठीक है, 10.98। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद SGSDP वर्तमान में दिया हुआ है, आपका स्थिर मूल्य पर इतना है। बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद, ये भी आपका आंकड़ा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2021 और 22 में की बात की गया है तो 54,383 रुपये है। स्थिर मूल्य पर 2011 और 12 में 34,465 रुपये थी, जो अब 54,383 है। सर्वाधिक आय कहाँ है, सबसे धनी कहाँ है? पटना में देखिए, ठीक है। सबसे कमज़ोर कहाँ है? शिवहर में है। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना हैं, बेगूसराय हैं और मुंगेर हैं। दूसरी ओर गरीब की बात करें तो शिवहर तो है ही सबसे गरीब, उसके बाद अररिया है और सीतामढ़ी है। 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी देखिए इतनी रही। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि की हिस्सेदारी रही थी आपकी 9.6%, ठीक, ये वृद्धि थी, 9.6% वृद्धि थी, और 21.2 की ये हिस्सेदारी रही थी। द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, यानी विनिर्माण जिसे आप तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इसमें 18% रही है, ठीक, और सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र, इसकी रही है 60%, ठीक। तो ये तो रही आपकी उत्पादन में हिस्सेदारी। देखिए देख लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र, देखिए कृषि के अंतर्गत पशुधन आता है, मत्स्य खेत एवं जल कृषि है, ठीक। इसकी वृद्धि की तुलना में क्रमशः 9.5 रही है, ये रही है। हालांकि उद्यान एवं उत्खनन में भी 9% की वृद्धि हुई है, ठीक। जो द्वितीय सेक्टर है उसमें वृद्धि हुई है, और द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि रही है। तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर देखिए कौन कौन से हैं आपके, वायु परिवहन है, भंडारण है, वित्तीय सेवाएं हैं, लोक प्रशासन है, इनके परसेंटेज दिए हुए हैं। राजकीय वित्त व्यवस्था देखेंगे 2021-22 में कुल प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, सब आंकड़े दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है।
और राजकोषीय घाटा देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा जो है एसजीडीपी का 0.1% रहा, ठीक है। राजस्व घाटा ये रहा 0.1, और राजकोषीय घाटा रहा 3.8, प्राथमिक घाटा है आपका 1.7, और राजकोषीय घाटा है आपका 4.8। ये वर्ष अलग अलग दिए हुए हैं। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र कौन से हैं? गत 5 वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 5% रही है। 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का 20% हिस्सा था। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है बिहार में? 53.9% बुआई क्षेत्र है। फसल सघनता कितनी है? 1.44। सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ? शिवहर में है। शिवहर में फसल अधिक सघनता है, आबादी भी शिवहर की कम है। और न्यूनतम फसल सघनता है पूर्णिया में, ठीक है। अच्छा, और क्या है? कुल खाद्य उत्पादन देखिए कितना है? 2021-22 का आंकड़ा है 184.9 लाख टन का खाद्यान्न हुआ। आज इसमें अनाज उत्पादन कितना हुआ? 181.0 लाख टन हुआ। दूध उत्पादन दिया हुआ 121.1 लाख टन हुआ। अंडा उत्पादन, ठीक है। ईख उत्पादन दिया है। सिंचित क्षेत्र कितना है? बिहार का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 37.22 लाख हेक्टेयर है, ठीक। 37.22 लाख हेक्टेयर इंपॉर्टेंट है, जो उसको हम दो बार बता देते हैं। सिंचाई विकास का कुल व्यय कितना हुआ है आपका 21-22 में? 2670.49 करोड़ है। चलिए, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। जैविक कॉरिडोर योजना है, इसके माध्यम से 20,000 हेक्टेयर जमीन को जैविक खेती के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चलिए, उद्यमिता क्षेत्र देख लेते हैं। बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। था यहाँ पर वृद्धि दर जो है कारखानों में कम रही है, ठीक। राज्य में इथेनॉल, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस पे और इस प्रश्न पे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। 2021-22 में कितना? 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। अब कितनी हो गई है? जबकि 2020-21 में 370। तो आप देख रहे हैं 370, 2020-21 में 370 लाख लीटर प्रतिदिन थी, अब 470 2021-22 में 470 हो गई है, ठीक। 1 सालों में बढ़ी है। 2020-21 का आंकड़ा देख लीजिए और 21-22 का, ठीक। बिहार में कुल चीनी उत्पादन देखिए 45.6 लाख क्विंटल था, ये, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, आगे देखेंगे हम। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, ठीक। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार की कुल 60.86 हज़ार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं, ठीक। जो प्रोत्साहन नीति थी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 16 के तहत निवेश हुआ है। सर्वाधिक निवेश जो किस किस फील्ड में हुआ है, वो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुआ है। जो राज्य के कुल निवेश का कितना? 41%, सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 41% का हुआ है। अच्छा, दूसरा सेक्टर कौन है जिसमें निवेश हुआ है? सीमेंट सेक्टर है। और तीसरा है एथेनॉल सेक्टर। एथेनॉल वाला आंकड़ा नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। 20-21 का और 21-22 का। ग्रामीण श्रम नियोजन एवं प्रवास देखेंगे। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या का अनुपात है 68.8%, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर ये 70% थी। शहरी बिहार के मामले में संपूर्ण भारत के 75.6 की तुलना में 64.6% थी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई है 338 रुपये, महिला श्रमिकों की कमाई है 240 रुपये, 244। तो दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में कितना है? ये संपूर्ण भारत का देखिए के अंतराल में 36% है। अगला है जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग के लिए नोडल अभिकरण है। कुल 2,54,000 प्रशिक्षित हुए हैं, जिसमें से 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं।
भौतिक अधिसंरचना देखेंगे 2021-22 में परिवहन और संचार क्षेत्रों में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि हुई है। बिहार में कुल पथ कितना है आपका दिया हुआ है और का प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का कितना? तीसरा स्थान है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का तीसरा स्थान, पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 2020 और 21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान हुआ। ठीक है, पहला स्थान यूपी का है, दूसरे के बाद फिर दूसरा है महाराष्ट्र का। ऊर्जा क्षेत्र देखेंगे, एनर्जी सेक्टर को देखते हैं क्या है। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है 2017-18 के अनुसार 280 यूनिट से बढ़कर 21-22 में कितनी हो गई है? 329 प्रति यूनिट। 17-18 में 280 थी और 2021-22 में 329 हो गई। 4 वर्षों में 17.5% की इसमें वृद्धि हुई है। बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी और जो 21-22 में जो है 21.2% से बढ़कर 7785 मेगावाट हो गई है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 की विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का योजना इसमें बनाई गई है। 2024 और 25 में जो बनाई गई है उसमें 5841 मेगावाट बिजली को अतिरिक्त बिजली देने की व्यवस्था की गई है। कोई भी डेटा है जो हमसे छूट जाता है इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं इसमें। ऐसे इंपॉर्टेंट हम खुद कवर किए दे रहे हैं इसमें। ग्रामीण विकास देखते हैं। ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के अंतर्गत सितंबर 2022 तक 10.25 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने वाले परिवार की संख्या 17-18 लाख से बढ़कर 21-22 में 48 लाख हो गई। 48 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। रोजगार सृजन जो है निश्चित तौर से काफ़ी बढ़ा है बिहार में। और 817.2 लाख प्रति दिवस से 21 और 22 के तहत 1811.8 लाख प्रति व्यक्ति पहुँच गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत कितनी पंचायतों का चयन हुआ है? 4290 पंचायतों का चयन हुआ है मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत। जन वितरण प्रणाली देखेंगे 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें मिला हुआ है इनको अनाज। 7 निश्चित टू के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। 10 सोलर स्ट्रीट लगेगी और प्रतिवर्ष करीब 7,88,40,000 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इससे घटेगा। ठीक, जो 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। नगर विकास देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कुल शहरी आबादी कितनी थी? 1.18 करोड़ थी, जो बिहार की आबादी में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई है। शहरीकरण जो है 11.3 से बढ़कर बिहार में कितना हो गया है? 16.2। शहरीकरण में वृद्धि हुई है। पहले कितना था? 11.3 था, अब कितना हो गया है? 16.2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर, नवादा, गया, बोधगया शहरों को लाभ हुआ। इससे 21-22 तक सड़कों की लंबी सड़कें 13,311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देख लीजिए शौचालय बने हुए हैं 4.12 लाख और संख्या जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.12 से 4.14 लाख हो गई है स्वच्छ शौचालयों की संख्या। अगला देखते हैं मानव विकास। मानव विकास क्या है? बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर कुल 11 गुना अधिक खर्चा हुआ। कितना? 11 गुना अधिक खर्चा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर लगभग 8 गुना बढ़ा है। शिक्षा पर 8 बढ़ा है और स्वास्थ्य पर ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, 11 गुना हुआ है। बिहार के जन्मकालीन जनसंख्या संभाव्य 2006 से 10 में 65.8 वर्ष से बढ़कर
2016 और 19 में 69.5 वर्ष हो गई है। मतलब जो औसत आयु थी पहले थी कितनी थी, 65 थी, अब बढ़ गई है 69.5 हो गई है। मतलब 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत के जन्मकालीन जीवन संभाव 70% है। मतलब जीवन जो जीने का संभावना है वो 70, मतलब औसतन 70 वर्ष की आयु लोग पूरी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 2005-06 में के 22% से 2019 से 21 में 76.2% हो गया है। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर देख लीजिए, इसको कवर करते हैं। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है। इंपॉर्टेंट, अच्छा लगा लीजिए निशान स्टार इसमें। दीदी की रसोई कितने 75 स्थानों पर चल रही है, और इसमें 700 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह यानी एनजीओ आप कह सकते हैं, 700 से अधिक एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं। 75 स्थानों पर दीदी की रसोई नामक प्रोग्राम के तहत लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। बाल विकास देखते हैं क्या स्थिति है। बिहार में 48% आबादी 0 से 48%, 0 से 18% आबादी जो है वो 48% की है। ठीक, 18 वर्ष तक की आयु के 48% हैं। किशोर किशोरियों का हिस्सा कितना है 22.2, कुल आबादी में 22.2 किशोर हैं। राज्य सरकार ने 2013-14 में बाल बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट अगर लगा लीजिए कि बाल बजट बिहार में कब प्रस्तुत हुआ, तो 2013 और 14 में आपका बाल बजट प्रस्तुत हुआ था बच्चों के लिए। ठीक है, सभी 38 जिलों के समेकित बाल विकास सेवा 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। सकल घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 16-17 के 4% से 2020-21 में 5.3% हो गया है। ये चलिए इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको नोट करते रहिएगा, प्रश्न बन जाते हैं इनसे। अगला देख लेते हैं बिहार का बजट जो 2023-24 का देख लेते हैं। बजट से इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, इसको कवर करिए। तो 23-24 का बजट देख लेते हैं क्या है इसमें खास, और कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और 23-24 के बजट का कुल आकार देखिए दिया हुआ है। जो वित्तीय वर्ष 22-23 के आकार में जो है उससे 24,194.21 करोड़ अधिक है। मतलब इस बार जो पेश हुआ है पिछली बार से 24,194.21 करोड़ ज़्यादा है बजट आकार में। पिछले 10% की बात करें तो 10.18 जो है प्रतिशत अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक, 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितनी थी, 6% थी। देश का आर्थिक विकास दर 8.7% रही वास्तविक में, और बिहार की वास्तविक विकास दर है 10.98% है। बिहार की 2022-23 है, 21-22 और 23-24 विकास दर दी है, अनुमानित है लगभग, इसको आप देख सकते हैं। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है जो 11.4% हिस्से के साथ नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है राजस्थान का जो 11.04 है विकास दर के मामले में। तीसरा स्थान आपका बिहार का है। ठीक है, अगला देखिए। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है पैसे का, राजस्व का, वो केंद्रीय करों में राज्य के अंशदान से होता है। उसका परसेंट कितना है 39.20%। ठीक, अगला देखिए। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। अच्छा, केंद्रीय करों में राज्य के अंश से तो सबसे ज़्यादा मिलता है, खर्चा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पैसा सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है जो 38.14 है। ठीक, उसके बाद सामान्य सेवाएं जितना है इस पर 28.38 खर्चा होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 38.14 सर्वाधिक सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना रहा है,
ये रहा है 81.01%। ठीक, 22-23 में ये था 82.69। वित्तीय वर्ष 23-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा रहा है 71.79%। राजकोषीय घाटा देख सकते हैं 21-22 में, और 22-23 में राजकोषीय घाटा जो था वो 3.47 था। 23-24 में जीडीपी का 2.98 और राजस्व बचत देख लीजिए जीएसडीपी का 0.25% अनुमानित था। चलिए ये देख लेते हैं विद्यार्थियों, 2023-24 का बजट जो प्रस्तुत हुआ उसमें 8 सूत्री प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, किस किस को सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे नंबर पे दिया गया है, देखिए रोजगार। किसी देश का युवा उसकी रीढ़ है, ठीक है, तो युवा और रोजगार पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, युवा मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। अनवरत महिला सशक्तिकरण, बिहार में यही है कि पहले नंबर पर योजनाओं में भी युवाओं को रखा गया है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण को लिया गया है। पुलिस बल को सुदृढ़ीकरण एवं उसको आधुनिकरण बनाया जाएगा। और 5वें नंबर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास को लिया गया है। हरित विकास है 6 नंबर पे, और आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास 7 नंबर पे है। लास्ट पे लिया गया है आपका शहरी विकास, और शहरी विकास के अंतर्गत आपको जितनी किस तरह से हम रोडें हैं, बिजली हैं, संरचना है, किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, स्वास्थ्य है, उसको लिया गया है। तो ये आपके 8 सूत्रीय प्राथमिकताएँ हैं बिहार में। ठीक है, 2023-24 के अंतर्गत आप इसको नोट कर सकते हैं किस पर। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि बिहार का वित्तीय बजट एक नज़र में कहाँ से रुपया कहाँ से कितना आता है और कहाँ जाता है, कितना आ रहा है परसेंटेज में और कितना पैसा जा रहा है, ये अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। और विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आपको आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 लक्ष्य थे उसका पार्ट 2 बताएंगे। युवा शक्ति, मैंने बताया आपको, ये डिटेल से बताएंगे। युवा शक्ति बिहार में, महिला शक्ति, हर घर, खेत पर सिंचाई का पानी, स्वस्थ गांव समृद्ध, स्वच्छ शहर, ठीक है, संपर्क सुलभता। और इसी संबंध में कड़ी दर कड़ी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, तैयार करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।